हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बीटेक डिग्री के बारे में। एक सिंपल सी बात है, आप जरा सर्च करिए। पिछले कुछ सालों में हमारे पास जो हार्ड ड्राइव मिलती है हमें, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम के साथ में, उसकी कीमत में कई गुने का इजाफा हो गया है। मतलब लगभग 2-3 गुना वो दाम में बढ़ चुकी है। और सिर्फ हार्ड ड्राइव ही नहीं, जो ये स्टोरेज का पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, ये सब अपने अपने लेवल से कई गुना महंगे हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये महंगा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ हमारा रुपया कमज़ोर होना, हमारे यहाँ की जो महंगाई की स्थिति है उसकी वजह से है? तो सिर्फ ऐसा नहीं है। सिर्फ इसके पीछे सिर्फ हमारी नीतियाँ और हमारा रुपया और हमारी पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है। ये एक ग्लोबल सिनेरियो है। कारण क्या हुआ है कि जब से एआई इंडस्ट्रीज़ बूम करनी शुरू की हैं, जब से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल और ये वीडियो मॉडल और इमेज मॉडल सबके हाथ में पहुंच चुके हैं, लोग हर कोई जेमिनाई से, चैटजीपीटी से, क्लाउडे से, ग्रोक से ये सब कुछ पूछ रहा है, इमेज बनवा रहा है, वीडियो बनवा रहा है। तो क्या हो रहा है, इन कंपनीज को बड़ी मात्रा में स्टोरेज यूनिट चाहिए जहाँ प्रोसेस कर सके, जहाँ वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकें। और ऐसा करने के लिए वो बड़ी मात्रा में अपनी स्टोरेज यूनिट खड़ी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो बहुत बड़ी मात्रा में इन कंपनी से परचेज भी कर रहे हैं। और ये कंपनियां भी उन्हीं के लिए ही उनको ध्यान में रख करके अपनी स्टोरेज डिवाइसेस बना रही हैं। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से ये चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं, ये सारा परचेज शिफ्ट हो गया उन कंपनियों की तरफ। इसीलिए आम आदमी के पास ये परचेज जो करने की है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि जो बताया नहीं गया, मतलब धीरे धीरे हमने अपने दुनिया को कहाँ शिफ्ट होते देखा है, हार्डवेयर पे शिफ्ट होते हुए देखा है। आज की डेट में जैसे अभी पिछला दशक में कहूँगा, पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में सॉफ्टवेयर सिस्टम का बूम था। ये कहा जाता था कि भाई सॉफ्टवेयर में चले जाओ, कंप्यूटर में चले जाओ, बीटेक करो, प्रोग्रामिंग सीखो, सेफ कैरियर है, बढ़िया है, आराम से एक कंपनी में कम से कम शुरुआत में 35-40 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, धीरे धीरे ग्रो करते हुए आगे बढ़ जाओगे। ये अब झूठ सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिस इंडस्ट्री के लिए आपने अपनी तैयारी की थी, आज उस इंडस्ट्री में एआई के जो टूल्स हैं वो आ गए हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को कैप्चर कर रखा है। वो जो बेसिक कोडिंग होती थी वो उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है। और चूंकि ये सपने दिखाए गए, बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में वहाँ पर लोगों को भर दिया। तो हुआ क्या, वो सेक्टर्स जहां लोगों की डिमांड थी पर ओवर फ्लडिंग हो गई। मतलब आपको एक गिलास पानी पीना, हमने पूरा ड्रम आपके ऊपर उलझ दिया, तो आप क्या करोगे? आपका और सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, नाक कान पानी भर जाएगा और आप बिल्कुल हैंग सा सिस्टम हो जाएगा। वही कुछ हुआ यहाँ पर। अब ये सब चाहते हैं कि भाई मैं तो आया था, मुझे जॉब चाहिए, लेकिन जॉब है नहीं, क्योंकि जॉब तो वो जो जॉब थी वो तो अब मशीन टूल्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी दुनिया है इस समय बच्चों, जहाँ सॉफ्टवेयर वाला जो सिस्टम था अब वो हार्डवेयर पर शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हो रहा है। आप ये कह सकते हो कि अगर पिछले 10 साल अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम के थे, तो आने वाला 10 साल जो है उसमें हार्डवेयर प्लस ये सॉफ्टवेयर का बोलबाला रहेगा। वो सिस्टम आपको देखना पड़ेगा। देखो, आपको मालूम है कि जो एआई है वो हवा में काम नहीं करता, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ऐप में, चैटजीपीटी में आपने कुछ इंसर्ट किया, क्लाउड के थ्रू वो उनके सर्वर पे गया, सर्वर ने प्रोसेस किया, फिर उसने आपको भेजा। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान उन स्टोरेज यूनिट का एक काफ़ी बड़ा रोल होता है जो कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। उनके बिना तो ये आपको एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाएगा। आप उसको तो अपने हाथ में कोई आपको प्रॉम्प्ट देने के बावजूद भी आपको अपने हाथ में कोई दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से आप समझ लो कि सिर्फ आज की डेट में गूगल वगैरह ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको ऐसे लोग चाहिए जो अच्छे कोड लिखें। उनके सामने एक समस्या ये भी है कि उनको ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे सिस्टम्स को भी देखभाल कर सके, बना सके, डिजाइन कर सके, जो कि उन कोडों को रन कराएं। वरना क्या फ़ायदा है अच्छे से अच्छा कोड बना के जब उसको रन कराने के लिए आपके पास कोई मशीन ही नहीं, प्रोसेसर ही नहीं, उतने शक्तिशाली नहीं है। तो दिस इज द न्यू वर्ल्ड कंडीशन। और पूरा जियो पॉलिटिक्स शिफ्ट हुआ है। मतलब छोटा मोटा बात नहीं, पूरा जियो पॉलिटिक्स शिफ्ट हुआ है। जैसे वियतनाम, ताइवान जैसे छोटे छोटे देश जो हैं आज की डेट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी सेमीकंडक्टर फैब टेक्नोलॉजी है। उनके यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे इस तरह के डेवलप्ड चिप इंडस्ट्री है। तो पूरी दुनिया को जो बेहतर मुहैया प्रोवाइड करा रहे हैं, चिपों का जो प्रोडक्शन उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्वालिटी चिप जो प्रोड्यूस करा रहे हैं, उनमें इन देशों का, चाइना का एक अच्छा खासा दबदबा है। अब ये ऐसी जगह है जहां अमेरिका की मोनोपोली उस तरह की नहीं है कि वो हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करे। तो पूरा दुनिया का जो जियो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इंडिया ने भी इसको बहुत ही प्रॉम्प्टली इसको एक्सेप्ट किया है। आपने पता नहीं सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 या 2.0 का नाम सुना है कि नहीं? तो मिशन 2.1 एक्टिवेटेड है, जिसमें कि करीब मतलब 0.25 लाख
1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है। और इस समय हमारे पास अगर सानंद गुजरात की बात भी करें तो 3 फैब्स जो हैं, 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो काम कर रही हैं। और इस साल के आते आते ख़त्म होते होते ये टारगेट है कि हम 5 इस तरह की सेमीकंडक्टिंग यूनिट्स को एक्टिवेट कर ले जाएंगे। तो इंडिया भी इस रेस का एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी बनने की रास्ते पे है, क्योंकि जिस तरह के हमारे यहाँ टैलेंट है, जिस तरह के हमारे यहाँ मैन पावर है, जिस तरह के हमारे पास यंग जनरेशन यहाँ पर काम कर रही है, जब ये ट्रेंड होकर के इन फैब के थ्रू और इन फैब के साथ जुड़ी हुई जो ऑक्सिलरी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज उनमें काम करेगा, तो डेफिनेटली आप समझिए कि हम बड़ी मात्रा में वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे होंगे और एक सप्लाई की स्थिति में आ सकते हैं। हम सिर्फ इंपोर्ट करने नहीं, हम एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में भी आ जाएंगे। तो ये अगर अब आप ये समझ लें कि इस समय जो है जो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक इंटरसेक्शन पे हैं हम, मतलब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में हैं। अब ये पुरानी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन नहीं है। पुराना इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में क्या था कि भाई आपको माइक्रो सर्किट और ये सब चीज़ों को समझना होता था। आज के डेट में आपको हार्डवेयर भी समझना है और सॉफ्टवेयर भी समझना है। तो ये इंटरसेक्शन पर है, इसी को हम एम्बेडेड सिस्टम भी कहते हैं। ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मिक्सिंग होता है, इसी को हम एम्बेडेड सिस्टम भी कहते हैं, जहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, वो एक प्रोग्रामर भी है। उसको एक प्रोग्रामिंग की भी ठीक ठाक की नॉलेज, ठीक ठाक है मतलब ऐसी नॉलेज होनी है कि वो उस कोड के हिसाब से अपने सिस्टम को, कोड को समझता रहे, ताकि वो अपने सिस्टम को उस हिसाब से डिज़ाइन करे, उस हिसाब से उसको ट्विक करे। तो इसलिए जो ये एम्बेडेड सिस्टम का जो टेक्नोलॉजी है, ये इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन दुनिया की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तरह का आप समझ सकते हैं कि रोल प्ले करने वाला है। अब आज के डेट में सिर्फ ये नहीं है कि आप ऐप बनाओ भी, और अगर आपको ये भी जानकारी है कि वो ऐप किस सिस्टम पे चल रहे हैं और सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होनी, यू आर द गोल्ड माइन। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोगों ने क्या एज कंप्यूटिंग का नाम सुना है? एज कंप्यूटिंग ये क्या है? सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार पे चल रहे हैं। अब सेल्फ ड्राइविंग कार क्या? एक ऐसी कार जिसमें ड्राइवर नहीं है, उसकी मशीन, सेंसर्स वगैरह है, रडार सिस्टम, 5G कम्युनिकेशन ये सब लगा हुआ है, जो कि अपना काम कर रहा है। अब वो AI पे चल रहा है और कोई सिचुएशन आई जहाँ पर वो स्पीड में है और उसको कोई AI से एक डाटा भेजा और डाटा रिसीव करना है। तो आपके सिस्टम ने अगल बगल के सेंसर से सारा डाटा कलेक्ट किया, उसने क्लाउड पर, इंटरनेट पर जो सिस्टम जो आपके कार के अंदर इनबिल्ट है उस पर उसको अपलोड किया और वो प्रोसेस हुआ, फिर क्लाउड से आपके कार के सिस्टम पे आया। ऐसा करने में मान लो 2 सेकंड का समय लग गया, लेकिन चूंकि कार चल ऐसे रही थी कि वो 2 सेकंड का जो अंतर है वो हो सकता है खतरनाक स्थिति में पहुंच जाए। या आप एक ड्रोन सिस्टम में काम कर रहे हो, आप एक, जैसे आपने देखा है कि मिसाइलें आती हैं तो उनको काउंटर करने के लिए मिसाइल आती है ना, डिफेंस सिस्टम। अब अगर इस डिफेंस सिस्टम में प्रोजेक्टाइल टू प्रोजेक्टाइल का जो कोलिजन होना है, इसमें अगर 2 सेकंड का अंतर हो जाए तो एक बहुत खतरनाक अंतर है। या ड्रोन का, या मेडिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पर भी AI को हम इनबिल्ड कर रहे हैं, और वो होना है इसलिए क्योंकि हम पहले सिस्टम से सर्वर, फिर सर्वर से सिस्टम प्रोसेस करके सारा काम करते हैं। एज कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों कि हम जिस डिवाइस के पास हैं उसी डिवाइस के चिप में ही AI रखें, क्योंकि सर्वर से बात ना करें। उसी डिवाइस की जो चिप है, जो छोटी चिप है, जो कि लो बैटरी पे काम कर रही है, कम बैटरी पे काम कर रही है, वो उसी जगह पर ही कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग करके तुरंत डिसीजन ले सके। तो वो ना रहे कि हमने ChatGPT के सर्वर पे भेजा, सर्वर ने प्रोसेस करके हमको भेजा और इसमें मान लो सेकंड, 2 सेकंड, आधे सेकंड का अंतर लग गया और उसी में सारा खेल बिगड़ गया। तो एज कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो सिस्टम है, आपकी कार है, आपका स्मार्टफोन है, वो उसके अंदर ही चिप लेवल पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है भाई, बेसिकली न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग तो है। तो अगर वो न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग उसी सिस्टम में हो जाए, ना कि ChatGPT के सर्वर पर हो, तो वो सारा जो टाइम लैग हो रहा है, टाइम का अंतर आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा, बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये भी एक ऐसी ही फील्ड है जो कि बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। आने वाले समय में आप ऐसा होते हुए देखोगे, आप इस चीज़ को देखोगे कि किस तरह से AI जो है वो AI ऑन एज जिसको हम कह सकते हैं, इसकी बात हो रही है। एज कंप्यूटिंग, AI ऑन एज की बात हो रही है। अब इसके लिए आपको भाई माइक्रो कंट्रोलर की आइडिया होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर का आइडिया होना चाहिए, आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया होना चाहिए, सिग्नल सिस्टम का आइडिया होना चाहिए। और ये सारे कोर्सेस वो हैं जो आके आप पढ़ते हो अपने इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन के पढ़ने के दौरान। ऐसे ही आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो सुना ही होगा। ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या होता है, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल असल में समझ लो एक पूरा एक लेबोरेटरी है जो चल रही होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की लेबोरेटरी है। कितने सारे सेंसर्स होते हैं, कितने सारे कम्युनिकेशन उसमें पार्ट्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो रहा है, जो कि तमाम तरह के सेंसर्स आपको दिखा रहा है, इधर का व्यू, उधर का व्यू, आप उसके अंदर मैप भी एक्टिवेट किए हुए हो, इंटरनेट इनसाइड भी है। तो वो जो सिस्टम बन रहे हैं, आप जो स्मार्ट वॉच पहने हो, जिससे आपने हेल्थ के बारे में पता कर रहे हो, ये सब जो सिस्टम है, ये सब कहाँ काम कर रहे हैं, इनके लिए माइक्रोचिप चाहिए, चिप डिज़ाइन चाहिए।
तो ऐसा नहीं है कि ये सब कौन बनाएगा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लोग ही बना रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा और इसकी डिमांड बढ़ेगी तो और ज़्यादा इसके ऊपर प्रोडक्शन आएगा, और उस प्रोडक्शन को करने के लिए इसी तरह के लोगों का, आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लोगों की इसमें खपत होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सिर्फ अब अच्छा यहाँ पर ऐसा नहीं करे वाह इसका मतलब है अब कंप्यूटर साइंस में बीटेक ना करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ब्रांच ले लेते हैं, ज़िंदगी सेट है। ज़िंदगी इतनी जल्दी सेट नहीं हो रही है और होनी भी नहीं चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग। आज की डेट में आपने सिर्फ कंप्यूटर, आप मान लीजिए आपने आईआईटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपका एनआईटी में भी एडमिशन नहीं हुआ, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हो, टायर 3 किसी कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में जाकर के आप पढ़ाई कर रहे हो। अब ऐसे में आप क्या करोगे? हताश होकर बैठ जाओगे? नहीं, आपको हताश नहीं होना है। आपको थोड़ा सा अपनी परंपरावादिता से बाहर हटना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। क्या करना है? देखो, पहली बात कि सिर्फ कॉलेज के एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से पास कर लिया, कॉलेज के कोर्सेज को पास कर लिया और आपने बहुत अपने आप को वाहवाही लूट ली, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने सिलेबस से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो, सिलेबस एक बड़े लेवल पे डिज़ाइन होता है। आईआईटी का सिलेबस डिज़ाइन इस तरह से, चूँकि आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा फंडिंग उसके पास है, बहुत सारी उसके पास भारत सरकार की फंडिंग है, तमाम तरह के कंपनीज़ की फंडिंग उनके पास रहती है। तो वो उनके पास ऐसी लैब हैं जो बिल्कुल तुरंत जो दुनिया की जो मांग है उसको वो लोग डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ के यूजी के बच्चे, बीटेक के बच्चे, एमटेक के बच्चे उन लैब को एक्सेस कर सकते हैं। उनके पास लोग भी कम होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके एक ब्रांच में सैकड़ों बच्चे होते हैं, उनकी संख्या लिमिटेड है। तो लिमिटेड बच्चे हैं, अच्छा खासा पैसा है आईआईटीज़ के पास, सो वो लैब बना सकते हैं, आपको ट्रेन कर सकते हैं। एनआईटीज़ में क्या है, आईआईटी से ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसीलिए उतनी एडवांस लैब एनआईटी के पास नहीं, इतनी आईआईटी के पास हैं। फिर बात आती है टायर 3, टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस की। यहाँ स्थिति और ख़राब है, क्योंकि ये कॉलेज जिन संस्थाओं ने खोल रखी है उनका एक बहुत बड़ा मकसद जो है वो पैसा कमाना है। तो उनका पैसा कहाँ से कमाएंगे? बच्चों से फीस लेंगे, उसके बाद उस फीस का एक हिस्सा अपने लिए रखेंगे, एक हिस्से से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उसी हिस्से में से कम पैसों को खर्च करके सैलरी देंगे। अब सैलरी देने वाले लोग, अगर आप कम पैसा दे रहे हो तो जाहिर सी बात है उनसे आप आईआईटी लेवल की एक्सपर्टीज़ या एनआईटी लेवल की एक्सपर्टीज़ नहीं मान सकते ना। वहाँ पर लैबें भी बेयर मिनिमम है जो कि मान्यता देने के लिए होती हैं। कई जगहों की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो इसको अलग अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हो, लेकिन एक मेजॉरिटी की बात करें तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? अब आपकी स्थिति कैसी है कि आप ऐसे किसी जगह पे हो, तो आप अपने आप को बाहर निकालो, प्लीज़ अपने आप को बाहर निकालो, सिलेबस से बाहर निकालो। NPTEL, यूडमी, कोर्सेरा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हो, वहां सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, उनको करो। बीटेक सेकेंड ईयर में जाते ही आपको VLSI पे फोकस करना है, VDHL पे फोकस करना है, वेरिलॉग पे फोकस करना है, आपको एम्बेडेड सिस्टम पे फोकस करना है, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, आपको ये देखना है कि आपकी मतलब कैसे ये एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर वगैरह हैं और जो ये सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह है, ये कैसे मशीन लर्निंग के साथ जुड़ रहे हैं। ये आपको खुद से करना होगा, खुद से इसके लिए पढ़ना होगा, खुद से सोचना होगा और खुद से बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। ऐसा करके ही आप एक जो बड़ा मात्रा इन टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस जा रहे हैं उसमें से आप अबव एवरेज बनोगे, और अबव एवरेज जब बनोगे तो फिर आपका कंपटीशन एनआईटी के अबव एवरेज और आईआईटी के अबव एवरेज से होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रास्ता है, ये आज 2026 का सिनेरियो है। यू हैव टू बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विथ प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो प्रोग्रामिंग स्किल इज़ नॉट करे वो तो कंप्यूटर वालों की, नहीं, आप प्रोग्रामिंग सबके लिए है। सिविल के हो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, मैकेनिकल के हो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल के हो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और अगर आप कंप्यूटर के हैं तो आपको प्रोग्रामिंग से ऊपर भी बहुत कुछ आना चाहिए। हम लोग आगे बात करेंगे कि कंप्यूटर वाले लोगों के लिए क्या करना है। तो अगर मैं आखिरी में जाते जाते मैं आपसे कहूँ तो वो ये है कि इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, एक्सपेक्टेड है। और इस एक्सपेक्टेड फ्यूचर के लिए आपको अपने सिलेबस से उठ करके बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें बहुत गहराई में सीखनी है, सो दैट कि आप एक एंट्री लेवल के एक्सपर्ट की तरह से दिखो जो कि AI से बचा रहे। क्योंकि AI भी प्रॉम्प्ट पे काम कर रहा है, AI भी एक इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, उसको एक खास तरह से बताया जाता है तभी वो उस एक खास तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो अभी भी रोबोटिक्स को उस लेवल पहुंचाने का भी काम इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लोगों का है, और AI को डिप्लॉय करने का, उसको चिप लेवल पे डिप्लॉय करने का, लो एनर्जी पावर सिस्टम पे डिप्लॉय करने का भी काम इसी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लोगों के साथ हो रहा है।
सो दिस इज़ माई व्यू अबाउट द इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन एंड होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए वैल्यूबल रहते हैं, आपके कमेंट हमको जरूर दीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ड्रॉप करिए। आने वाले वीडियोज़ में उन क्वेरी को भी मैं उसको पर्टिकुलरली देखूंगा कि क्या मैं उसमें कुछ रिस्पॉन्ड दे सकता हूँ, फीडबैक दे सकता हूँ कि नहीं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।